हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार स्पेशल जीके जीएस के साथ में बीपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, एक दूसरे से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या होता है, एक हेल्दी कम्युनिटी बनती है जिसमें एक दूसरे की आप मदद कर रहे हो। ये सिलेक्शन वाली कम्युनिटी है, सिलेक्शन वाले बच्चे हैं ये। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में जल्दी से। सबसे पहले ठीक है, एज यूजुअल जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर में अपना योगदान दे दिया है, करीब जो है 2500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सेशन को लाइक कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित। अगर आप भी हो इसमें से तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, आपके लिए ये पूरा का सेशन आपकी वजह से हो रहा है पूरा सेशन। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? आप लोगों को ये मैंने बताया था और कल भी मैंने पढ़ाया है इसको। आपको बता दूं, चंडीगढ़ चंडीगढ़ की एनटीटी की एग्जाम के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आपका जेबीटी की एग्जाम के अंदर में आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया चंडीगढ़ के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। और जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो भी कंफर्म कर देंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों का भी जो है चंडीगढ़ जेबीटी के एग्जाम के अंदर में आपका। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था ये बताइए आप लोग। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है अभी, ठीक है, 10-15 दिन पहले, ये बताइए कि ये क्वेश्चन उसमें पूछा था कि नहीं पूछा था आपसे चंडीगढ़ जेबीटी में। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 1906 के अंदर में। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था ढाका के अंदर में। ठीक है, ढाका के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ढाका के अंदर में हुआ था, इसको हम लोगों ने देखा हुआ है पूरा का पूरा आप लोगों का। तो आंसर इसका शुरू हो जाएगा दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1906 में ढाका के अंदर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स आपका, तो प्लीज याद रखिए ढाका 1906, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए पावर ऑफ टीचिंग परीक्षा, द पावर ऑफ यू, द पावर ऑफ अस। ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो कि जब चंडीगढ़ एनटीटी का पेपर हुआ था यहाँ पर में, ठीक है, तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से पेपर उसने दिया था एसएसटी का। ठीक है 22 क्वेश्चन डायरेक्टली, जबकि हमने चंडीगढ़ जेबीटी कवर भी नहीं किया है टीजीटी को, उसमें भी आए हैं। अब वो बच्चा बीपीएससी टीआरई 3 भी पढ़ रहा है हमसे और उसी ने ये पेपर भेजा है हमको। ठीक है, तो मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो उसने क्वेश्चन पेपर भेजा है उसी में से। आप यहाँ पर मैं देख सकते हो, जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा आप मोटिवेटेड फील करें। ठीक है, कि भाई आप लोग एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बस इसके लिए और बाकी कुछ नहीं। देख सकते हो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी था। बस एक चीज, अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को आगे बता दूं, ये यहाँ पर मैं पूरा, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के दो उत्तराधिकारी डोमिनियन सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने का प्रस्ताव बनाया गया? मतलब कि अब दो देश बनेंगे। ठीक है, ये बोला गया है कि अब दो देश बनेंगे। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर में, बताइए जल्दी से कि कौन से प्रस्ताव के तहत अब बोला गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनेंगे? तो वो था माउंटबेटन प्लान। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, माउंटबेटन प्लान जो है उसके तहत ये घोषणा हुई थी कि अब दो देश बनेंगे। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि माउंटबेटन प्लान जो है, माउंटबेटन, कल रात में आपको ये भी बताया था गवर्नर जनरल वाली क्लास के अंदर में कि एन मौके पर मार्च मार्च के अंदर में, सर थोड़ा सा साइड में, ठीक है, मार्च के अंदर में, मार्च 1947 के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर में गवर्नर जनरल आपके वायसराय चेंज हुए थे और लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनको वायसराय बनाया गया था। तो वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय कब बने? सर एक मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाएंगे प्लीज। ठीक है, 22 मार्च 1947 को बने थे, प्लीज इसको याद रखेंगे, लिखो माउंटबेटन कब बने यहाँ पर में। ठीक है, माउंटबेटन जो है वो वायसराय कब बने? 22 मार्च 1947 को बने थे, ये याद रखना। हर कोई बच्चा लिख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में। एंड पहले आजादी के जस्ट 4 महीने पहले उनको बनाया गया। ओके, और उससे पहले कौन थे? माउंटबेटन से पहले कौन थे? माउंटबेटन से पहले थे वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल, आप लोगों को कल ही हम लोगों ने रात में देखा है, लॉर्ड वेवेल जो थे उनके जगह पे बनाया गया था। ओके, चलिए इन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया था, माउंटबेटन प्लान की घोषणा की थी, जिसके आधार पर भारत का पार्टीशन हुआ था, माउंटबेटन प्लान के आधार पर। तो भारत के जो है वो भारत का विभाजन, ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण या विभाजन जो है, ठीक है, दो देशों के अंदर में होगा, ये माउंटबेटन प्लान के आधार पर किया गया था। वही क्वेश्चन यहां पर में पूछा गया है आपका, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, तो हमने क्या सीखा?
हम लोग जल्दी जल्दी से रिवाइज भी करते चलते। देखो मैं आप लोगों को जो है ना सिखाते हुए चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, मैं आपको सिखाते हुए चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लास्ट वायसराय कौन थे, आप लोग लिखते जाओ जल्दी से। लास्ट वायसराय, ठीक है, वो थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कब बने थे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में, तो ठीक है ये 22 मार्च, ठीक है 22 मार्च 1947 को बने थे। और इन्हीं के लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, ठीक है, आप लोगों का माउंटबेटन प्लान जो था उसी के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, माउंटबेटन प्लान की घोषणा कौन सी तारीख को हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो 3 जून 1947 को जो है अपनी योजना प्रस्तुत की थी उन्होंने, 3 जून 1947 को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन का प्लान कौन से तारीख को घोषित हुआ था, जिसके आधार पर हुआ था, मैंने कल ही बताया आपको कि 3 जून प्लान भी इसको बोला जाता है, 3 जून प्लान भी इसको बोलते हैं, 3 जून 1947 को, कि देश का बंटवारा होगा अभी, इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। ये आया था चंडीगढ़ आप लोगों का एनटीटी के एग्जाम के अंदर में, जो मैंने आप लोगों को करवा दिया पूरा का पूरा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब आगे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप चाहते हो ऐसे और पूरे के पूरे क्वेश्चंस करते रहे हम लोग, तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहे। जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो क्वेश्चन था आप लोगों का, भारत और पाकिस्तान दो उत्तराधिकारी डोमिनियन सरकारों में सत्ता हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किस योजना के तहत किया गया था, माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। इसकी तारीख आप लोग बताएंगे मुझे अभी जल्दी से, तारीख आप लोग लिख दीजिए कमेंट के अंदर में ताकि याद हो जाए आप लोगों को तारीख। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, स्वतंत्र पार्टी वाला। स्वतंत्र पार्टी जो है फ्रेंड्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्वतंत्र पार्टी जो है की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की 1959 के अंदर में। आई होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, एम एन रॉय, नन ऑफ देम, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की है आप देख सकते हो, हु फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी 1959, ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, चंडीगढ़ का, ठीक है, चंडीगढ़ जो जेबीडी हुई थी आपका, उसका ओरिजिनल पेपर, ठीक है। और आप लोगों के भी काम का है ये, आपको बता रहा हूं कि जो पढ़ाया वही आया है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और आप देख सकते हो, और आपकी भी एग्जाम में बीपीएससी टीआरई में भी वही आने वाला है, ठीक है। तो बात यह है कि जो यहां पढ़ा रहा हूं वो आपके पेपर में आएगा। तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, एक्चुअल देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, उसका स्क्रीनशॉट ठीक से दिख नहीं रहा तो आपके लिए टाइप कर दिया हमने, सी राजगोपालाचारी इसका आंसर है आप लोगों का यहां पर में, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए। हु फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी, बोला कि नहीं बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देखिए। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो है वो ही आता है या नहीं। जब आपसे कह दिया इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की थी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था आज से 6 महीने पहले, ठीक है, 6 महीने पहले। और चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया, एसएसटी टीजीटी के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग मोटिवेशन के साथ में सारे वीडियोस रिवाइज कर ले। ऐसा ना हो कि यार मैं करवा के रखा हुआ है और आप लोग नहीं पढ़ के गए, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये पार्टी 1959 में बनी थी, 1974 में ये पार्टी खत्म हो गई, ठीक है, ये पार्टी खत्म हो गई थी, ये भी याद रखना आप लोगों ने। कल रात में हमने एक और चीज देखी थी, ठीक है, राजगोपाला सी आर प्लान, ठीक है, ये सी आर फॉर्मूला बोला जाता है इसको, सी आर फॉर्मूला। ये कौन से साल आया था, ईयर, जो भी बच्चे कल रात में थे वो मुझे बता सकते हैं ईयर, ठीक है। सी आर फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, लॉर्ड वेवेल के समय में आया था ये, ठीक है, सी आर फॉर्मूला। तो सी आर फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स, ये 1944 में आया था। और ये सी आर कौन है, तो ये सी आर वही है, ठीक है, यहां पर मैं सी राजगोपालाचारी, उन्होंने एक फॉर्मूला लेकर आया था कि इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ कैसे जोड़ के रखा जा सकता है, ठीक है, बट वो फेल हो गया था प्लान उनका। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखिए 16 अगस्त 1951 को स्वामी, ठीक है, सीताराम स्टार्टेड अ फास्ट अनटू दैट, ठीक है, कौन से राज्य के लिए, ठीक है, स्वामी सीताराम। अब आप ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद में मैं आप लोगों से ना एक जो है बड़ा क्वेश्चन इसके बाद में मैं आप लोगों से लेने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद में पोट्टी श्री राम लुलू का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बट ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आया था यहाँ पर में। 16 अगस्त 1951 को वो बैठ गए थे, ठीक है, अलग राज्य की मांग को लेकर। कौन, श्री राम, स्वामी, ठीक है, सीताराम। तो स्वामी सीताराम जो है ये आंध्र स्टेट की मांग को लेकर बैठ गए थे, आंध्र प्रदेश चाहिए करके। तो 16 अगस्त, ठीक है, छत्तीसगढ़ टीजीटी एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है आप लोगों का ये।
तो यहां पर में आप देख सकते हो कि 16 अगस्त 1951 को स्वामी सीताराम ने पृथक राज्य की मांग के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया था आप लोगों का। कौन से राज्य की मांग को लेकर? आंध्र की राज्य को लेकर। तो क्या इनकी मृत्यु हो गई थी? नहीं। तो फ्रेंड्स ये 16 अगस्त को बैठे, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो बाकी लोग थे केंद्र सरकार में, उन्होंने जब परसुएट किया, उन्होंने जो है इनके ऊपर में दबाव बनाया कि नहीं ऐसा मत कीजिए आप, ठीक है अभी, तो वो बात मान गए थे और उन्होंने अपना जो आमरण अनशन है उसको तोड़ दिया था। ठीक है, तो अपना आमरण अनशन इन्होंने तोड़ दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंध्र की मांग को लेकर स्वामी सीताराम कौन से राज्य के इसमें बैठे थे? ठीक है, आमरण अनशन। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नाउ आंध्र प्रदेश, आंध्र राज्य की मांग को लेकर आंसर ये होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि एक और व्यक्ति बैठे थे आमरण अनशन की मांग को लेकर, जिनका नाम था श्रीराम, ठीक है, श्री रामुलुलु, पोट्टी श्री रामुलुलु। ठीक है, ये पोट्टी श्री रामुलुलु 56 दिनों तक जो है वो उपवास पे बैठे और इनकी जान चली गई थी। ओके, पोट्टी श्री रामुलुलु। देखो मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझो। एक है आपके, ठीक है, स्वामी सीताराम, और एक है आप पोटी श्री रामलुलु। बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, मैंने दोनों आपको बता दिया। स्वामी सीताराम, ठीक है, इनकी डेथ नहीं हुई थी, ये इनको मना लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इनका अनशन हुआ था आपका 1951 में। लेकिन फ्रेंड्स वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से पोट्टी श्री रामलुलु की, तो पोट्टी श्री रामलुलु 1952 में बैठे थे आमरण अनशन के ऊपर में। ठीक है, 1952 के अंदर में। ठीक है, और जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद में जो है भाषा के आधार पर आपका, फिर बाद में जो है वो 1 अक्टूबर, ठीक है, 1953 को आंध्र प्रदेश बना दिया गया फाइनली। ठीक है, भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया गया आप लोगों का। अब जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कुछ चीजें हैं आप लोगों की जो इसे आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां पर में ए आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों का इसके ऊपर में, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं ये क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इनमें आपसे कहा गया है कि कौन सा वाला कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, यूजीसी नेट के आधार पर, यूजीसी नेट में एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उसके आधार पर बनाया है, ताकि आपको जो है हर तरह से क्वेश्चंस का जो है पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो क्या मैं 4000 बच्चों से यहाँ पर मैं जो जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, पूरी मैं एनर्जी लगा के रखा हुआ, उसके आधार पर ये मांग सकता हूँ आप लोगों से कि 4000 बच्चे एक साथ जहां जहां शेयर कर सकते वहां वहां पर मैं जल्दी से शेयर कर दे। ठीक है, सेशन को लाइक कर दे, सभी के सभी बच्चे एक साथ जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं भाषाई प्रांत के लिए पहली मांग आंध्र के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई थी। तो पहली मांग जो है वो किसने उठाई थी? तेलुगु लोगों ने उठाई थी, भाषा के आधार पर होना चाहिए। आपको पता है स्वामी सीताराम भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, उसके बाद में पोट्टी श्री रामलुलु जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। तो ये बात सही है आप लोगों की। आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा है ना, ये वाला सही है आपका। 16 अगस्त 1951 को स्वामी सीताराम जो है उन्होंने भूख हड़ताल की और फाइनली उनकी मृत्यु भी हो गई थी क्या? नहीं। ठीक है, उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया था। तो स्वामी सीताराम 16 अगस्त 1951 को, 51 में स्वामी सीताराम बैठे थे। फिर बाद में पोट्टी श्री रामलुलु बैठे। ठीक है, 56 दिनों तक उन्होंने हड़ताल की, ये भूख हड़ताल की 1952 में, बट इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। ओके, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया गया आप लोगों का 1958 में, ये गलत है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कब किया गया था? डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये दिसंबर 1953 में हुआ था। मैं आप लोगों से जो कह रहा हूं एक बार वो करो। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका वो कब किया गया था आपका गठन? राज्य, ठीक है, पुनर्गठन आयोग का जो है गठन या उसकी स्थापना कब की गई थी? डायरेक्ट लिखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये किया गया था आपका 29 दिसंबर। ठीक है, अटक गया।
तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी, ठीक है। नेटवर्क एक इशू आ गया था, बट यहाँ पर में ये जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और यहाँ पर में जो रुकावटें आती है उसी से लड़कर आगे बढ़ना होता है। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर में कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 29 दिसंबर, ठीक है, 1953 को। प्लीज इसको याद रखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया गया है। ये कब हुई थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो यहां पर में ये वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा कि जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1958 में हुई, गलत। कब हुई थी? ठीक है, आप लोग बता दीजिए। उसके बाद में पंजाब हरियाणा कब अलग हुए? पंजाब राज्य था पहले पूरा का पूरा, फिर पंजाब हरियाणा और कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश बना दिए गए, तो 1966 में हुआ था, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, बॉम्बे प्रांत था एक, ठीक है, एक बात आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक प्रांत था जिसका नाम था बॉम्बे, बॉम्बे, ठीक है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। एक बन गया गुजरात, गुजराती भाषा के लिए, ठीक है, आप लोगों का गुजरात, ठीक है, गुजरात बन गया। और एक रहा बॉम्बे जो बाद में जाके महाराष्ट्र बना, तो मैं अभी का फिलहाल के लिए महाराष्ट्र लिख देता हूँ, उसका नाम बॉम्बे ही रखा गया था, बाद में महाराष्ट्र बना। तो ये हुआ था आप लोगों का घटना, ये वाली घटना घटी थी 1960 में, ठीक है, भाषा के आधार पर बांटा। उसकी उसी तरह से जो है फ्रेंड्स एक और चीज हुई थी, पंजाब था आपका, पंजाब, पंजाब जो है फ्रेंड्स इसको भी तीन हिस्सों में बांट दिया था। एक तो पंजाब रहा, ठीक है, एक पंजाब रहा, एक बन गया हरियाणा, और पहाड़ी जो इलाके थे उनको हिमाचल प्रदेश में डाल दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में। और ये घटना घटी थी 1966 में, ठीक है, 1966 में भाषा के आधार पर। ये क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। ओके, तो बॉम्बे अलग हुआ था, गुजरात, ये एनसीईआरटी बता रहा हूँ, 8वीं कक्षा का एनसीईआरटी, यहां से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हुआ बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र 1960 के अंदर में, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश 1966 के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो आंसर इसका जो गलत वाला पूछा था आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत है यहां पर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों से, आप लोगों में से कई सारे लोग जो है ये पूछते हैं कि सर प्लीज जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके भी कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, जीके के रूप में वो भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है जीएस के अंदर में, जो इंपॉर्टेंट वाले बेसिक क्वेश्चंस है। तो ये देखिए आप लोगों से बोला गया है कि अमेरिकन रिजोल्यूशन ऑफ 1776, ठीक है, उसमें कितने जो उपनिवेश है उन्होंने आजादी की घोषणा की थी। अमेरिका में कितने उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के? ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था अमेरिका पे, आज इतना जो बड़ा जो सुपर पावर है ना वो अमेरिका, अमेरिका एक समय ब्रिटेन का गुलाम था, तो कितने थे उसके अंदर में? ठीक है, ये बताइए आप लोग, कितनी कॉलोनीज थी यहां पर में? तो वहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है 13 कॉलोनीज थी, और 13 कॉलोनीज जो है उन्होंने अपने आप को आजादी की घोषणा कर दी थी, और वो 13 कॉलोनीज से मिलकर आज इतना बड़ा यूएसए बना है, ठीक है। तो पहले अमेरिका का गुलाम था, 13 छोटी छोटे से जो है अलग अलग प्रांत बोल सकते हो आप, कॉलोनीज बोलते थे वो लोग, लेकिन हमारे भाषा में हम लोग उनको प्रांत बोल सकते हैं, छोटे छोटे से प्रांत, ठीक है। उन्होंने मिलकर फिर पूरा अमेरिका बनाया। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर मैं यहाँ पर मैं रखू, 1776 में अमेरिका की क्रांति के दौरान कितने उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक है। तो आप लोग यहां पर में देख लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा आपका। ये देखिए आप लोगों को पेड क्लास में पढ़ाते हुए दानिश सर, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश की गई थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, कितनी? 13 कॉलोनीज, ये यहां पर में आप देख सकते हो, ये पूरी 13 कॉलोनीज के नाम आपको याद करवाया है मैंने, ठीक है, 13 कॉलोनीज। तो 13 कॉलोनीज थी जिन्होंने जो है 1776 के अंदर में अपनी आजादी की घोषणा की ब्रिटिशर्स से, ठीक है, अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने, ठीक है। चलिए, और ये देखिए ये यहां पर में थी ये 13 कॉलोनीज, और फिर बाद में उससे जो है ये इतना बड़ा अमेरिका बना, ठीक है, इतना बड़ा अमेरिका बना उससे, उसी से 13 कॉलोनीज से। और ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी 15 दिन पहले जेबीटी की एग्जाम में भी आया, ठीक है, चंडीगढ़ टीजीटी जेबीटी एग्जाम 2024 के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं, ये थी 13 वो कॉलोनीज आप लोगों की, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। आज जो हम डेमोक्रेसी देखते हैं, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है फ्रांसीसी क्रांति का भी है। तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर में। ये भी वो क्वेश्चन था, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा लिख दिया आपके लिए। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का सम्राट जो है फ्रेंड्स कौन था? ठीक है, लुई जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का 14वां, 15वां, 16वां लुई नेपोलियन कौन था? ठीक है, आप बताइए जल्दी से, ठीक है।
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये साल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी डायरेक्टली। और यहां पर मैं आप लोगों को देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, बिहार एसएसटी, ठीक है, टीजीटी 9-10 की एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आप लोगों को। आप यहाँ पर मैं देख सकते हो कौन था, लुई 16वां, लुई 16th, ठीक है, लुई 16th जो है वो शासक था। क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, ठीक है। तो द रूलर ऑफ फ्रेंच एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16th था, ये आप लोगों ने याद रखना है, लुई 16वां, ठीक है। और वो कौन से वंश का था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, वंश कौन सा था उसका, उसका वंश था बारबन डायनेस्टी का राजा था वो, ठीक है। जैसे कोई ना कोई ना, जैसे अकबर, बीर अकबर, शाहजहां वगैरह वो कौन सा मुगल वंश के थे, तो वैसे ये बारबन डायनेस्टी का था, बारबन डायनेस्टी बोलते थे इसको। तो ये अभी आप लोग याद रखेंगे, बारबन राजवंश जो है उसका शासक था। अच्छा, ये तो हमारे भैया हो गए लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां। उनकी मैडम का नाम क्या था, भाभी का नाम, ठीक है, तो भाभी का नाम था मैरी एंटोनिएट, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मैरी एंटोनिएट, ठीक है, एंटोनेट, तो मैरी एंटोनेट, मैरी, ठीक है, मैरी एंटोनेट, ठीक है, मैरी एंटोनेट, ओके। तो मैरी एंटोनेट जो है फ्रेंड्स, वो उसकी वाइफ थी, मैरी एंटोनेट, ओके। तो लुई 16वां शासक था, मैरी एंटोनेट उसकी वाइफ थी। मैरी एंटोनेट जो है फ्रेंड्स, वो कहां से बिलोंग करती थी, ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया से। अपने आप को ऑस्ट्रियन मानती थी वो, कभी भी फ्रेंच नहीं मानती थी। ये मान लीजिए, मान मान लो आप कि आपने जो है वो एक चाइनीज लड़की से शादी कर ली, कोई एक लड़का यहाँ पर मैं मान लेते हैं हम लोग, ओके, ये हमारा फैज है मान लो, ठीक है, उसने एक चाइनीज लड़की से शादी कर ली। अब वो चाइनीज लड़की को लेकर आ गया वो घर पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने लेकर तो आ गया, लेकिन वो अपने आप को चाइनीज ही मान रही है, वो अपने आप को इंडियन मान ही नहीं रही, ठीक है। और इसके घर वाले परेशान फैज के, कि यार ये कैसी लड़की ला लिया है तुमने, ये अपने आप को इंडियन मान ही नहीं रही, अपने आप को चाइनीज ही मान रही है ये, ठीक है, ये अपना चाइनीज वाला कल्चर ही फॉलो कर रही है। हमको भी यहाँ पर में वो चम्मच के बदले में दोस्त वो पकड़ा दे रही है, बोल रही खाओ करके इससे, अब इससे खीर कैसे खाएंगे हम लोग, ठीक है, उसके लिए तो चम्मच ही चाहिए, ओके। सर दिखने में कैसी थी, कौन है ये स्मार्टी बॉय, भाई तेरे को क्या करना है, पागल लड़का, तेरे को क्या करना है, मतलब मैरी एंटोनिएट दिखने में कैसी थी, ये कैसी है बात है तुम्हारी, दिखा दो मैडम, अगर रहूंगा तो उसकी फोटो लगा दो यार, मैरी एंटोनेट दिखने में कैसी थी, आया बड़ा, ठीक है, क्या करेंगे तुम मैं दिखने में कैसी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपने आप को फ्रेंच नहीं मानती थी, ऑस्ट्रियन मानती थी वो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। क्यों, क्योंकि भाई अगर अगर बहू आई है, ठीक, अब अपने लिए फ्रांसीसी अगर मान लो अपन है, तो अपने लिए तो है ना, यहाँ पर मैं भाभी अपनी, वो आएंगी तो अपना फ्रांस वाला कल्चर अपनाएंगी, अपने आप को फ्रांसीसी जो है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगी कि भाई हम फ्रांसीसी अस्मिता को आगे बढ़ाएंगे, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जो है यहाँ पर में जय फ्रांस ऐसा वगैरह कुछ नारा वगैरह लगाएंगी वो, फ्रांस को जो है हम लोगों ने विकसित देश बनाना है, ऐसा कुछ बोलेंगी नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था उसकी राजकुमारी थी, अपने आप को ऑस्ट्रियन ही मानती थी वो। और हमारा लुई भैया जोरू का गुलाम, ठीक है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा उसको। तो ये भी एक कारण था एक्चुअल में, ठीक है। तो देख, मजाक की बात एक तरफ है, लेकिन एक्चुअल में कारण ये भी था फ्रांसीसी क्रांति का 1789 के अंदर में, कि लुई 16 जो है, ठीक है, उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, इनको मैडम डेफिसिट भी कहा जाता था, मतलब खर्चीली थी, बहुत ज्यादा खर्चीली थी। एक बार उसने अपने सर के ऊपर में पूरा जहाज जहाज बना लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए मैरी एंटोनिएट को कहा गया वो स्मार्टी बॉय, ये देख ये थी भाई। अब पता नहीं वो कब्र में होंगी, कहाँ होंगे, अब उसकी कब्र कहाँ है ये मत पूछना तुम अब मेरे को, कि सर मिलना है करके जाके, अब वो फ्रांस में जाके देख लो अब तुम, ठीक है। वैसे इसका गला काट दिया गया था, ठीक है, ऐसा, तो 2 टुकड़े में चलेंगी तुमको, तो देख लो जाके फ्रांस में तुम, ठीक है। उसको गुलेटिन कर दिया गया था, ठीक है, गुलेटिन कर दिया गया था इन लोगों को बाद में, तो भैया को भी मतलब लुई 16 को भी और मैडम को भी। तो ये एक कारण था 17, ठीक है, 1789 में हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए कौन सा देश त्रिगुट ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया आप लोगों का, ओके, ओके। कौन सा देश ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं था, चंडीगढ़ टीजीटी के अंदर में आप लोग एक्चुअल स्क्रीनशॉट देख सकते हो, और ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, कि सर बट वाई सर, सपना पूछ रही क्यों काट दिया उसको, अरे भाई वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तुम्हारी मैडम पूरे देश का पैसा ले रहे हैं टैक्स में, और इसने अपने सर के ऊपर में जहाज वाला बना ली पूरा, ये देखिए ये कैसे कैसे कर रही है, ये इसके महंगे महंगे गहने, ठीक है, और जूतों से तो एक पूरा उसका रूम भरा हुआ था, जूते रखे हुए थे, और ये सब कौन सा पैसा, जो किसानों से लिया हुआ टैक्स का पैसा, ठीक है। देशद्रोह,
फ्रांस के ऊपर में आक्रमण करने के लिए ऑस्ट्रिया अपने मायके को भी फोन लगाया, भैया बहुत अत्याचार हो रहा मेरे ऊपर में, ठीक है, मेरे ना सारे के सारे इन्होंने जो है वो जूते ले लिए, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, प्लीज इधर में आके आक्रमण करो। तो ये देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मायके में फोन करके बुला ली ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। और जो उस समय का आपका जो पूरा एम्पायर था ना, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ठीक है, उसने क्या किया, उसने हमला कर दिया था फ्रांस के ऊपर में। ये और इसका पति वो जोरू का गुलाम, वो भी इधर में उसने बुला लिया था, तो ऑब्वियसली बात मार दिया देशद्रोह के आरोप में। कौन सा ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं था। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ट्रिपल अलायंस जो था फ्रेंड्स 1882 में बना था, बाद में, ठीक है, 1882 में। फ्रांसीसी क्रांति तो 1789 में हो गई थी, ये उसके कई साल बाद 1882 के अंदर में बना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में ट्रिपल अलायंस बोलते हैं इसको, ट्रिपल अलायंस, ठीक है, ओके, ट्रिपल अलायंस इसको बोला जाता है, ओके, ट्रिपल अलायंस। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए, ट्रिपल अलायंस, द ट्रिपल अलायंस 1882 में बना था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में। और मैंने कहा भी था इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो, मैंने जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा है वो क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर में, जहां इंपॉर्टेंट लिख दिया है। 1882 के अंदर में ट्रिपल अलायंस बना था, ठीक है, 1882 में, ये पेड क्लास का आप लोगों का वो है स्क्रीनशॉट आप लोगों का, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में, ठीक है। और एक ट्रिपल एंटेंट भी बना था आप लोगों का उन्हीं के इसमें मित्र राष्ट्रों का, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में। तो आपसे मित्र राष्ट्र कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, 1907 में बना था। क्या ये मैं आप लोगों के लिए लिख दूं एक बार? ठीक है, आप लोगों के लिए लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। एक दो चीजें आप लोगों की, एक है ट्रिपल अलायंस जिसको बोलते हो आप लोग, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस, अलायंस, ठीक है, मतलब तीन देशों का जो है गठजोड़ 1882 में, 1882 में बना था। कौन कौन थे इसके अंदर में, ट्रिपल अलायंस के अंदर में? पहला था आप लोगों का जर्मनी, जर्मनी, ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एक ही साथ था उस समय में। तीसरा वाला था इटली, इटली, ये तीन थे। उनके जवाब में एक बना आप लोगों का ट्रिपल एंटेंट, एंटेंट का मतलब होता है दोस्त, मित्र राष्ट्र, ट्रिपल एंटेंट, ट्रिपल एंटेंट, एंटेंट। ये जो एंटेंट शब्द है ना, ये फ्रांस का शब्द है एक, जिसका मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स दोस्त, ठीक है, एंटेंट आप लोगों का। तो ट्रिपल एंटेंट, ट्रिपल एंटेंट बना था ये, जिसका मतलब भी होता है दोस्त, 1907 में बना था। और इसमें कौन कौन थे ये भी याद रख लीजिए आप सभी लोग। इसमें थे आपके, एक तो था ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, दूसरा फ्रांस, फ्रांसीसी शब्द है फ्रांस, ठीक है, और तीसरा था रशिया। ये मित्र राष्ट्र थे, एक दूसरे के साथ में थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ट्रिपल एंटेंट, मित्र राष्ट्र बोला जाता है इनको, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र, ओके, ये याद रहेगा आप लोगों को ट्रिपल अलायंस को। तो ये दो ग्रुप बन गए थे, ग्रुपिज्म हो गया था इनका। तो अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, इसमें क्या पूछा गया, कौन सा देश ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं था? आप लोग चलिए, आप लोगों को मैं पोल दे रहा हूं, आप लोग पोल के अंदर में आंसर करके बताइए, ठीक है। लगता है सर बीपीएससी वाले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, टीपी चैनल को, बिल्कुल। निक्कू प्रिया जी, आप देखिए ना, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। और देखिए, कुछ लोग बोलेंगे सर प्रूफ क्यों दिखा रहे हो? भाई जिसका आया है वो दिखा दे प्रूफ, अगर आया है तो प्रूफ दिखा दीजिए, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा नहीं कि भाई वो फोटो दिखा रहे या स्क्रीनशॉट दिखा, मैं डायरेक्ट आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। आप लोग जाके, कोई भी बच्चा जाके जो है वो क्लास के अंदर में वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, कोई भी बच्चा जाके वेरीफाई कर सकता है। और ये आप लोगों के मोटिवेशन के लिए कि क्लास पूरी देखनी है, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आ रहा है, जहां इंपॉर्टेंट लिख दिया उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, आप लोगों ने, ये आपके लिए है। तो कोई एक झंडू माम अगर ये बोले कि सर दिखा क्यों रहे हो, तो वो वहां पर में उसको उसको ये नहीं समझ रहा कि भाई अगर तुम्हारा नहीं आया तो फिर तुम दिखा दो, कोई हो सकता है ना, कॉम्पिटिटर्स लोग करते हैं इस तरीके से, फिर तुम दिखा दो पूरा वीडियो के साथ में दिखा दो। या तो उतनी मेहनत नहीं करनी तुमने, या तुमको पता नहीं कि तुमने पढ़ाया था, आया था कि नहीं आया था, या कई सारे बच्चे रहते हैं यहाँ पर में। चलिए, तो कौन नहीं था यहाँ पर में, फ्रांस नहीं था, फ्रांस जो है वो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 80% लोगों ने आंसर दिया है अभी भी पढ़ाने के बाद में भी, ठीक है।
सर सच में झंडू बाम लोग झंडू बाम ही होते हैं, सही बात है मोनिका जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग अगर करना चाहो, ठीक है, तो ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन और ओ एस टेट का क्वेश्चन, आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाला हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। 1882 में ट्रिपल अलायंस का गठन किन देशों ने किया था? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो पढ़ा रहा है, अगर आप लोग अच्छे से करके जाओगे, ठीक है, ठीक है, अगर पढ़कर जाओगे तो आपका फायदा होगा। जी, टीआरई 3.0 की क्लास देखिए, टीआरई 3.0 का मैंने आपसे बार बार कहा था, अब हमने टीआरई 3.0 का एडमिशन लेना बंद कर दिया है। अब जो बच्चे हैं उनके ऊपर में पूरा फोकस करेंगे, उनके सिलेक्शन के ऊपर में। तो टीआरई 3 का अब कोई एनरोलमेंट आप लोगों से आप लोग नहीं कर पाओगे कोर्स के अंदर में, क्योंकि जो बच्चे हैं अभी, ठीक है, उनका अब जो जो भी करना है आप लोगों ने टीआरई 4 के लिए आप लोग ले सकते हो कोर्स, लेकिन टीआरई 3 का नहीं चाहिए आपके पैसे, ठीक है। हमें चाहिए कि जो बच्चों ने लिया हुआ है अब उनका हम लोग सिलेक्शन कैसे दिलवा सकते हैं। तो अब आखिरी के जो दिन बचे हुए हैं, पूरा का पूरा जिन बच्चों ने ले लिया है, ठीक है, जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं, अब एक भी कोई बच्चे को एनरोल टीआरई 3 में, ना रिवीजन बैच में, ना फिर ना ही फुल कोर्स में, कोई भी अब एनरोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो बच्चे ले चुके हैं अब पूरा फोकस उनके ऊपर में ही रहेगा अकेला, ठीक है। खुशबू कुमारी जी आपको ऐप के अंदर में दिख जाएगा वो। चलिए देखिए, मैं अगर बात करूं 1882 में ट्रिपल अलायंस का गठन जो है कौन कौन से देशों ने किया था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, और इटली ने किया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया, हंगरी, वो एक ही था ऑस्ट्रिया, ठीक है आप लोगों का। तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी उसी के कब्जे में था, इसीलिए चलिए अटक गया यहाँ पर मैं ये। आई होप अब आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ट्रिपल अलायंस। अच्छा चलो मेरे को 1907 वाला बताओ आप लोग। 1907 के अंदर में जो है वो ट्रिपल एंटेंट हुआ था, ट्रिपल एंटेंट, एंटेंट, ठीक है, मित्र राष्ट्र। उनमें कौन कौन थे? 1 2 3, जल्दी बताओगे आप लोग कमेंट करके, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ओके। और एक बार यार देखो, अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है, जितनी भी मेहनत की है, ठीक है जी, बिल्कुल एकता सिंह जी, एक बार सारे के सारे 5,000 बच्चे जो है एक साथ शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो। सेशन को सभी लोगों ने लाइक कर देना है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आगे में भी जो जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालता रहूं वो आप लोगों को मिलते रहे बकायदा सारे के सारे, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 का तात्कालिक कारण क्या था, ये पूछ रहा है यहाँ पर मैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कब हुआ था आपका? 1914 से लेकर 1918 तक चला, लेकिन उसका तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। वीडियो जो है वो अटक रहा है क्या? एक बार जो है प्लीज मुझे बता देंगे, टीम भी आके बता देंगे मुझे प्लीज एक बार। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है आपकी क्लास जो अटक रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों के काम आएंगे, प्लीज इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है फ्रेंड्स 1914 से लेकर 1918 तक चला, 1914 से 1918 के बीच में। आपको बताना है कि उसका तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवजह नहीं होता, कुछ तो एकदम तात्कालिक कारण रहे होंगे। तो हुआ क्या था आप लोगों को बताना है। मैं आपको पोल भी दे रहा हूँ, पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इवन जो बच्चे होते हैं ना 10वीं क्लास के बच्चे, उनको भी ये क्वेश्चन करवाया जाता है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है जब हम एक जमाने में, आज से करीब 10,000 साल पहले 10वीं कक्षा में हुआ करते थे, तब भी ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता था। बताइए, तो तत्कालिक कारण क्या था भाई लोग? फ्रेंच एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या था तात्कालिक कारण? वो जो फ्रांस फर्डिनेंड था उसकी हत्या कर दी गई थी। तो फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, ये तात्कालिक कारण था उसका, कि भाई उनके राजकुमार को ही मार दिया। अब तुम्हारे जो है राजकुमार को ही मार दी किसी देश के, तो वो देश हमला करेगा कि नहीं करेगा? तो वो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर का राजकुमार था,
ऑस्ट्रो हंगरियन राजकुमार का, एम्पायर का राजकुमार था, उनके राजकुमार को ही मार दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का इसके अंदर में, आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, आप देखिए, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जिनकी हत्या से प्रथम विश्व युद्ध के शुरू हुआ, किस साम्राज्य का उत्तराधिकारी था? अब ये बताओ, ये सेम क्वेश्चन उसने बनाया कि नहीं बनाया? आप खुद सोचिए, ये पेड क्लास है मेरी। ठीक है, आप खुद से देखिए, ये पेड क्लास। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड उसका नाम था पूरा। ठीक है, उसको असैसिनेट कर दिया गया था, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। वो कौन से एम्पायर का था? ठीक है, और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं पेड क्लास आप लोगों की है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर इसका लगाया है, और ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का 2024 में, अभी 10-15 दिन पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर में, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर का वो राजकुमार था, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब बताइए यहाँ पर जॉब क्यों नहीं लगेंगी फिर बच्चों के हमारे? नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रिया, डी ट्रिपल एसबी में भी आया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? क्योंकि किसी ना किसी ने तो मारा होगा ना उसको, हत्या की थी उसकी। ठीक है, इसी की हत्या से क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था, क्योंकि उनके राजकुमार की हत्या कर दी गई। तो इनके राजकुमार की हत्या कर दी थी किसने? ठीक है, अल्बेनिया के ग्रुप ने, रोमानिया के ग्रुप ने, बोस्निया के ग्रुप में, या बुल्गेरियन ग्रुप ने? ठीक है, तो बताइए किसने इसकी हत्या कर दी थी? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इसकी हत्या किसने कर दी थी। तो फ्रेंड्स बोस्निया, ठीक है, एक्चुअली कुछ लोग थे ऑस्ट्रिया हंगरी में, वो चाहते थे कि ये जो हिस्सा है बोस्निया का, वो इधर साइड, मतलब इनके देश के अंदर में होना चाहिए, बुल्गारिया के अंदर में होना चाहिए। तो बोस्निया के लोगों ने क्या किया, अपने ही राजकुमार को यहाँ पर में मार दिया, क्योंकि वो अपने आप को बुल्गारिया के साथ में जो है वो ज्यादा मानते थे, उनको अपने आप से अटैच मानते थे। ठीक है, तो बोस्निया का जो ग्रुप था, उन लोगों ने हत्या कर दी थी इनके बहकावे पर, दूसरे देशों के बहकावे पर। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोस्नियन ग्रुप के कुछ समूह ने, ये एनसीईआरटी में भी दिया है आपका, बोस्नियन ग्रुप के कुछ लोगों ने क्या किया था, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो कि राजकुमार था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो बोस्निया, ठीक है, वो जगह कहाँ थी जहां पर में जो है हत्या हुई थी? उस जगह का नाम था साराजेवो। उस जगह का नाम था साराजेवो, जहां पर में ये हत्या हुई थी। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, साराजेवो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर मैं वो जगह, अगर मैं दिखा पाऊँ यहाँ पर में, जस्ट अ सेकेंड। चलिए पहले आप बिहार पुलिस का आंसर कर दीजिए, बिहार पुलिस का आंसर। बिहार पुलिस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन बताइए जल्दी से, फिर उसके बाद में मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तात्कालिक कारण क्या था बिहार पुलिस का? चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का 5000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं सेशन को, 5000 प्लस लाइक्स। ठीक है, तो यहां पर मैं प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो ये था असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन प्रिंस, या ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रिंस था फर्डिनेंड, उसकी हत्या। 80% लोगों ने सही आंसर दिया है। दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है जी हाँ, ये पीआरटी के अंदर में भी आप लोगों के काम आ सकता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 1914 को बोस्निया हर्जेगोविना के जो यहाँ पर में लोग थे, ठीक है, उन्होंने साराजेवो में फ्रांस फर्डिनेंट, ये साराजेवो नाम की जगह यहाँ पर में, वहां पर में क्या कर दिया था उन्होंने, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, साराजेवो के अंदर में फर्डिनेंट की हत्या कर दी थी। इससे इंस्टेबिलिटी फैल गई, और बाद में जो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो है सर्बिया के ऊपर में वॉर डिक्लेयर कर दिया था। उनके ऊपर में वॉर डिक्लेयर कर दिया, बोला कि हमारे राजकुमार को मारा तुम लोगों के बहकावे में आकर हमारे लोगों ने, अब हम तुमके ऊपर में हमला कर देंगे। तो 28 जुलाई 1914 को वॉर चालू हो गया। नाउ फ्रेंड्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? बताइए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति सामुदायिक उत्तरदायी होता है, ये बताना है आप लोगों ने। आपके लिए टाइप कर दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो ऐसा लग रहा है बीपीएससी के पेपर आपके वीडियो देखकर ही सेट हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग बीएपी जी। सर आपके फैन तो एग्जाम डिपार्टमेंट वाले भी हो गए, थैंक यू विधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और ये हमारी हम सबकी पूरी टीचिंग परीक्षा टीम की मेहनत है, सारे लोगों की। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर मैं ये इस तरीके पेपर जो है आप लोगों का बन रहा है, और मैं आपको बता दूं आगे में भी बनेगा। तो आंसर होगा लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आर्टिकल नंबर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कौन सा है जिसके तहत ये किया गया, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, हमारा डायरेक्टली क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको पढ़ाया था मैंने पेड क्लास में। 75 आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 में ये बात बोली गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा के प्रति। इसके अलावा
आपको एक बात बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है ये। पॉलिटिकल जो भी आपके कंटेंट है उसके अंदर में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आर्टिकल नंबर 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है, और वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पर काम करता है। एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही चलाती है देश को, जिसमें प्रधानमंत्री जिनका मुखिया है, वो तो राष्ट्रपति जो ये बोल देंगी मंत्रिपरिषद, वही राष्ट्रपति को करना होता है। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, बट अपने मन मर्जी से नहीं, जिसके पास में लोकसभा में बहुमत होगा उन्हीं को अपॉइंट करता है। अब देखिए यहाँ पर में ये पहले क्या होता था कि यहाँ पर में अभी मान लो 5,371 लोग देख रहे हैं, ठीक है, 5,254 लोगों ने लाइक्स भी कर दिया है, ठीक है, 5,260 लोगों ने लाइक कर दिया। अब मैं ये सोचूंगा कि भाई जी ये जो 5,260 लोग हैं जिन्होंने लाइक कर दिया है, इन सबको मैं मंत्री बना दूं मेरी सरकार में, टीचिंग परीक्षा पार्टी की सरकार बन गई, अब मैं इनको सबको मंत्री बना दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उससे पहले 2003 से पहले क्या कर सकता था मैं, ठीक है, सबको मैं प्रधानमंत्री बन गया यहाँ पर मैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री दानिश सर और इनके जितने भी मंत्रिमंडल है, मैं आपको सारे डिपार्टमेंट बना दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, इन्विजिलेशन डिपार्टमेंट, जो है क्लर्क डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट सबके अंदर में बांट दिया मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने मंत्रिमंडल बांटना शुरू किया तो 5,400 से ज्यादा लोगों ने, 5,000 मतलब 5,500 लोगों ने अब लाइक कर दिया यहाँ पर में, मतलब सब लोग मंत्री बनना चाहते, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके ऊपर में रोकथाम लगे, ठीक है, अब इसके ऊपर में थोड़ा कंट्रोल हो, इसी वजह से 2003 में कानून आता है, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ। मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि हुआ क्या। तो संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में, और यह बोला गया कि कितने मंत्री बन सकते हैं, तो मैक्सिमम जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। अदरवाइज क्या होगा कि दानिश सर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबको मंत्री बना दिया खुश होकर, ठीक है, सबको मंत्री बना दिया। तो अब यहां पर में ये हो गया कि लोकसभा में जितनी स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा नहीं बन सकते, मैक्सिमम प्रधानमंत्री को मिलाकर 15% से ज्यादा लोग जो है मंत्री नहीं बन सकते। ये यहां पर में बात आप लोगों की कही गई है। तो मतलब ये आता है बेसिकली 82 आता है, प्रधानमंत्री को मिलाकर 82 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, ओके। तो ये जो है आप लोगों का कितना परसेंट बन सकता है, मैक्सिमम कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मजाक की बात अलग है लेकिन क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक क्वेश्चन यहां पर मैं डाल दिया जाए बच्चों के लिए कि कितना परसेंट जो है वो बन सकते हैं लोकसभा का। ठीक है, तो 15% से ज्यादा नहीं बन सकते, और सेम लॉजिक जो है वो विधानसभा में भी लागू होता है, विधानसभा के 15% से ज्यादा लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। क्वेश्चन आवर देखिए जब भी हमारी, ठीक है, प्रश्नकाल या शून्यकाल का महत्व क्या है, द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आवर? अब देखिए क्वेश्चन आवर और शून्यकाल ये एक्चुअली में दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, जीरो आवर अलग होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन आवर पूछा है। ठीक है, हिंदी वाला इंग्लिश वाला जो है वो प्रिवेल करता है, हमेशा ये याद रखना है। इट इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव बाय पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन आवर जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है तो फर्स्ट घंटा जो होता है, फर्स्ट आवर जो होता है आपका, वो क्वेश्चन आवर होता है। जो मंत्री, जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य है, वो मंत्री लोगों से सवाल जवाब पूछते हैं। इससे क्या होता है, ठीक है, इट इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करने का एक तरीका है, संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का तरीका है। मतलब मंत्रियों से सवाल जवाब पूछे, मंत्री मतलब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो लोग कानून को लागू करते हैं वो लोग, इनको कंट्रोल करने का एक तरीका है ये। ठीक है, लोगों की राय जानने का एक तरीका है, लोगों की राय जानने का तरीका फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भी एक सही है आप लोगों का, लेकिन आंसर क्या होगा आप लोगों का? पहला सही है आप लोगों का, लोगों की राय जानने का तरीका ये कैसे हो सकता है? संसद के अंदर में सवाल पूछ रहे मंत्रियों से, तो सरकार की राय जानने का तरीका ये आपका, ना कि लोगों की राय जानने का तरीका। इट अ वे टू गेट टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल, ओपिनियन ऑफ पीपल नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, कि सरकार की राय जानने का तरीका है कि सरकार क्या चाहती है क्वेश्चन आवर के जरिए। ठीक है, शून्यकाल नहीं है ये आप लोगों का, ये याद रखें आप लोगों ने, प्रश्नकाल की बात हो रही है। संसद जो है सवाल पूछते हैं, और संसद जो है वो कार्यपालिका को कंट्रोल में रखती है सवाल पूछ के। लोकतंत्र के स्वस्थ कार्य के लिए ये व्यवस्था की गई है, लोगों की राय जानने का तरीका नहीं है ये आप लोगों का। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का फ्रेंड्स? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके,
चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? डीपीएसपी पूरा पढ़ा है आप लोगों को, पीआरटी के अंदर में भी 6 to 8 में, 9-10 में, सारे जगह पे आपको पढ़ाया है, जीएस में भी डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा वाला शामिल नहीं है? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। बताइए आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, देखिए डीपीएसपी जो है फ्रेंड्स, ये बात करता है आप लोगों का कि हमारा जो देश है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। हमारे भारत के संविधान के पार्ट नंबर 4 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। इसमें कई सारे आर्टिकल से आप लोगों के, जहां पर में बोला गया है कि हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर है उनको बचाने के लिए कानून बनाने हैं। राइट टू वर्क आपको दिया गया है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क दिया गया है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो स्त्री है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच श्रेया द्विवेदी जी। आप बताइए, स्त्री और पुरुष को इक्वल पे और इक्वल वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, जितना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़कियों को कम वेतन देते हैं, लड़कों को ज्यादा देते हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का इसमें नहीं आता, ठीक है, वो अलग है आपका। सूचना का अधिकार एक कानून बनाया गया, वो डीपीएसपी में नहीं है वो आपका कहीं पे भी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है कि हमारे देश को हमने क्या बनाना है? कल्याणकारी राज्य बनाना है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य। और ये आपका इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है आपका, जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर में भी आया था, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आप लोगों का। तो कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई थी, ओके। वेलफेयर स्टेट, सबका सबका भला हो, सबका सही हो, ये कौन से संविधान से हमने लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है डीपीएसपी। सभी लोग लिखेंगे कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसको, ओके। इसके अलावा, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीपीएससी का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर में जोड़ियां मिलानी थी, ठीक है, कि कौन सा डीपीएसपी कौन से वाले इससे मिलता है, प्लीज वो क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डाल दिया जाए इसके जस्ट नीचे में, जब तक मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, जो डीपीएसपी है, पूरे के पूरे आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, और इन सभी आर्टिकल्स को 3 भाग में बांटा जा सकता है: समाजवादी सिद्धांत वाले आर्टिकल्स, गांधी के विचारों पर आधारित प्रिंसिपल, और उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांत जो नए जमाने के सिद्धांत है उनको लेकर। ये हम लोगों ने डिवाइड किया है, ऐसा संविधान में कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: समाजवादी सिद्धांत, मतलब सबके लिए, ठीक है, गांधी के विचारों से प्रेरित होकर, और कुछ नए जमाने से प्रेरित होकर। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 38 ये कहता है कि जो है सभी लोगों को, ठीक है, जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको न्याय की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 38 कहता है। और एक जगह और है जहां पर में न्याय की बात की गई है, कोई बता सकता है मुझे कहां बात की गई है न्याय की? न्याय की बात की गई है आप लोगों के आपके प्रियम्बल में, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा आपको। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको मिलेगा, यह आर्टिकल नंबर 38 में भी बोला है, ठीक है। उसके बाद में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों को, कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। मैन और वुमेन को जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, ठीक है। समान वेतन मिलना चाहिए पुरुष और महिलाओं को, तो समान वेतन, आर्टिकल नंबर 39, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो वकील नहीं रख सकता तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वकील उपलब्ध करा के दे, आर्टिकल नंबर 39 ए कहता है ये, ठीक है। आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आपकी डिसेबिलिटी है जिसके कारण, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी है जिसके कारण आप जो है काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको राइट टू वर्क होना चाहिए, ठीक है, आपको राइट टू एजुकेशन आप लोगों को मिलना चाहिए। आप, अगर आप बीमार हो, डिसेबल हो, ओल्ड एज हो गई है, तो आपको पेंशन मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता? ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 41 कहता है ये सारी चीजें आपको। इसके अलावा कितनी जो है महिलाएं हैं यहाँ पर में? महिलाएं हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। भाई, बेबी को जन्म देना जो है ये एक नेचुरल चीज है। अगर महिलाएं जो है वो मना कर दे, सारी की सारी महिलाएं बना ले, ठीक है, ठीक है, विश्व महिला मोर्चा, और बोले कि हम मदर नहीं बनेंगी करके, ठीक है, जो करना है कर लो तुम लोग, हम नहीं बन रहे मदर, हम लोगों को नहीं करना है बेबी प्रोड्यूस, अरे दुनिया खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब लड़के लोग मतलब कहाँ से लाएंगे फिर बेबी? वो
भाई महिलाएं वो तो नेचुरल चीज है ना, और कितना पेन होता है उनको, कितना पेन से, दर्द से गुजरती है वो। ठीक है, तो मैटरनिटी रिलीफ उनको देना जरूरी है। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब होता है प्रसूति सहायता। तो आर्टिकल नंबर 42 में, मतलब अगर आप दो हो और चार होना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, चार होना चाहते हो आप दो से, तो महिलाएं जो है वो ऑब्वियसली बात है, वो बेबी प्रोड्यूस करेंगी, तो बेबी प्रोड्यूस करते समय उनको जो वर्क है उसमें कुछ छुट्टियां उनको चाहिए होती है, उनको थोड़ा सा रिलीफ आपको देना पड़ता है। तो मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल नंबर 42 में दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा उससे याद रखना, अगर हम दो, हमारे चार होना है, ठीक है, हम दो, हमारे दो, दो से चार, चार से दो, जो भी आप लोगों को होना है, तो आपको मैटरनिटी रिलीफ देना पड़ेगा, तभी जाके जो है होगा, नहीं तो वो विश्व महिला संघ बन जाएगा, और आपको पता है फिर, ठीक है, वो सारी की सारी महिलाएं फिर वो मना कर देंगी। चलो, अच्छा, एक और चीज है आप लोगों का, आर्टिकल नंबर जो है ना 50 और 51 भी बता देता हूँ आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 50 बोलता है कि पावर का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पावर का बंटवारा होना चाहिए, मतलब सरकार अपना काम करे, उसके पास कुछ अधिकार हो, और न्यायपालिका के पास में अपने अधिकार हो, ताकि दोनों एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। 50-50 कर दो, पावर का बंटवारा 50-50। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 कहता है आपका कि भाई आप 50 साल से उम्र की ज्यादा हो गई, आप शांति के साथ जीना है, मतलब शांति, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, शांति से जीना है, तो विश्व शांति की बात करता है। ठीक है, तो विश्व शांति, 50 साल की उम्र के बाद में आप क्या करेंगे, आप शांति के साथ जियो। ठीक है, तो विश्व शांति, और कभी भी हम किसी देश के ऊपर में पहले हमला नहीं करेंगे। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, चार दाने थे, आपने डाला खेतों में तो वो 8 दाने हो गए। आपके पास चार गाय थी, मतलब चार गाय और बैल थे आपके पास में, तो वो 8 गाय और बैल हो गई। अब कैसे हुई वो मत पूछना मेरे से, ठीक है। तो 4 से 8 हो गई, 4 से 8 हो गई, तो ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन में 4 का 8 हो जाता है भाई। ठीक है, 4 का 8 ये कराया हुआ है। अभी थोड़ी देर में वो क्वेश्चन भी आएगा, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन जो है वो डाल दिया जाए। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 44 भी है आपका, आर्टिकल नंबर 44, वो बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो 4 और 4, ठीक है, समान नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता जो है, इसका मतलब क्या है, समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, समान, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे जो मुस्लिम्स है वो 4 शादी कर रहे हैं, ठीक है, और जो हिंदू है वो बेचारा एक ही शादी कर सकता। ठीक है, मतलब अब बेचारा इसको बोलूं या इसको बोलूं पता नहीं, जो भी है, ठीक है, ये तलाक 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 बोल के अलग हो जा रहा, ये जो है ये इसको अलग होना है, अगर पत्नी छोड़नी है तो प्रधानमंत्री बनना पड़ रहा उसको, तब जाके कुछ तो भी मतलब लोग फिर नहीं बोलना वो छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबके लिए समान होना चाहिए नागरिक संहिता, समान, तो 4 और 4 समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये वाली बात हो गई, समान समान, सेम सेम। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 42 का मैंने बताया था ना आप लोगों को क्या था, ठीक है, 2 से 4 होना है आप लोगों ने, तो मैटरनिटी रिलीफ देनी पड़ेगी आप लोगों को, मातृत्व, ठीक है, जो है आप लोगों को देना पड़ेगा। और इसके साथ ही मातृत्व के साथ साथ में आपको मातृत्व जो है यहाँ पर में सहूलियत देना या प्रसूति सहूलियत देना, ये एक्चुअली एक जरूरत है। अगर आप सही वर्किंग कंडीशन दोगे, जस्ट और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, तभी जाकर वो सही तरीके से काम हो पाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो यहां पर मैं ये कहता है आर्टिकल नंबर 42 कि आपने मैटरनिटी रिलीफ तो देना ही देना है, साथ ही साथ में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन भी देना है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमेन कंडीशन, ह्यूमेन कंडीशन मतलब कि ऐसी जगह दो जहां पर में वो काम कर सके। भाई उनके लिए पानी की व्यवस्था करो, ठीक है, उनके लिए जो है सुसु जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो पता चले कि यार वो लोग फिर काम कैसे करेंगे बेचारे प्रेशर में। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नेचुरल चीज है ये। ठीक है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये जो सारी जो सुविधाएं वगैरह वो सब होनी चाहिए वहां पर में उनके पास में। तो ये भी आर्टिकल नंबर 42 में ही आता है आपका। तो मातृत्व अवकाश और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ये दोनों के दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, काम करा रहे हो तो फिर सही तरीके से, तो ये कंडीशन जो है आप लोगों की लागू होती है। ओके, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन या फिर कार्य के न्याय संगत और मानवोचित दर्शाए, मानव के रूप में सोचो। ठीक है, ठीक है, चलो लगाओ अभी TRE 2 का क्वेश्चन। टीम इतने जल्दी क्वेश्चन ढूंढ लेती है, गूगल भी नहीं ढूंढता भाई, हमारी टीम ट्रेंड है एकदम, बुलेट ट्रेंड है।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन लगा दिए आप लोगों के लिए। 6000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहे। जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही आप लोगों को आगे में भी वीडियोस मिलते रहे। टीआरई 3 का अब कोर्स आप लोग खरीद नहीं पाओगे, मैंने आप लोगों को 2 दिन दिया था। ठीक है, अब हम लोगों ने जो लोगों ने परचेस कर लिया है अब उन पर पूरा फोकस किया जाएगा उनके सिलेक्शन के लिए। तो प्लीज अभी जो है ना उस पर फोकस कीजिए। ठीक है पूरा। तो जो लोग भी पूछ रहे हैं कि टीआरई 3 कैसे ले सर, अब वो देखिए अब कैसा रहता है ना, फिर वो वापस से फिर से वही वही चीज वो करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अब 6 दिन अगले 7 दिन जो रहेगा वो पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा उन बच्चों पे, पुराने बच्चों पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, लिविंग वेजेस, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे सिंपल। ठीक है, सी की जोड़ी 4 के साथ, सी की जोड़ी 4 के साथ यहाँ नहीं है, तो आंसर ये नहीं हो सकता आपका। ठीक है, उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आप लोगों का, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, उसके बाद में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन आप लोगों की, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, आर्टिकल नंबर 42, मात्रा तो अवकाश भी उसी में आता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर सी, बी और सी नहीं हो सकते, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव नहीं हो सकता आपका। अब नन ऑफ दी अबव होगा या फिर ए होगा। अब आप ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, वर्कर जो है आप लोगों को कम से कम उनको उतने मजदूरी देनी है कि भाई, ठीक है, वो 3 टाइम का खाना तो खा सके। ठीक है, इतनी काम इतना उनको दो कि कम से कम 3 टाइम का खाना तो खा सके वो लोग। ठीक है, अच्छा आप लोगों का यहाँ पर मैं वीडियो फिर से अटक गया है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको एक बार देख लीजिए। जी चलिए फ्रेंड्स आ जाइए यहाँ पर। मैं तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, इतनी मजदूरी दो कि कम से कम तीन तीन वक्त का खाना तो खा सके यार, कोई उनके बीवी बच्चे 3 वक्त का खाना तो खा सके। ठीक है, तो इतनी मजदूरी दे दो। तो 43, आर्टिकल नंबर 43 इस बारे में बात करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, तो जी हाँ बी की जोड़ी 1 के साथ लगी है, और बाकी हम लोग लगा चुके हैं, तो आंसर ए हो जाएगा निर्विवाद रूप से आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, निर्विवाद रूप से ऑप्शन नंबर ए। मतलब जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन और मातृत्व अवकाश, ठीक है, आर्टिकल नंबर 42। ठीक है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, ये आर्टिकल नंबर 43, 3 वक्त का खाना तो दे दो भाई उनको। ओके, उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 4 4, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। भाई देखो, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना। उम्र आपकी 49 साल हो गई है, अभी भी आप जाकर क्या कर रहे हो, वो लाल किले के ऊपर में लिख रहे हो। ठीक है, शब्बो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई शब्बो, अरे हो गई भाई तेरी उम्र 49 साल की। जब 24 साल का था, 25 साल का था, उस समय में शब्बो को मना लेना था। ठीक है, अभी भी जाकर वहां लिखते 49 50 साल के लोग, 50 49 साल के हो गए लोग। फिर उन लोगों का मतलब ऐसा याद रखा है, अभी हम भी होंगे कभी ना कभी, मैं मजाक नहीं उठा रहा किसी का भी, 49 साल के लोगों का मैं बता रहा हूँ, हम भी होंगे कभी, बट बस याद रखने के लिए भाई 49 साल के हो गए तुम अभी, अब अगले साल 50 के हो जाओगे, अब छोड़ दो ये। ठीक है, चीजें पुरानी वाली शब्दों को भूलो, अब जिंदगी में आगे बढ़ो, शांति के साथ रहना 51 साल की उम्र में। अभी 50 50, 50 में 50 50 हो जाओगे तुम। ठीक है, फिर 51 में एक शांति के साथ रहना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, कोई लाल किले पे जाके नहीं लिखेगा यहाँ पर मैं राजू लव शब्बो, राजू लव नेहा। ठीक है, और सारे के सारे वन राजू लव, और वो ऐसा वो बना के करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा लिख दे रहे कुछ लोग तो। ठीक है, क्या बोलते भावेश सर। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का रहता है, ये याद रखेंगे आप लोग कि राष्ट्रीय चीजों के महत्व को संरक्षित करना है। अब वो अलग तरीके से संरक्षण है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया। ओके, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं और भी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के वो भी बता देता हूँ। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने बताया कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल नंबर 42 है आप लोगों का। आर्टिकल नंबर 40 विलेज पंचायत की बात करता है, ग्राम पंचायत आयोजित करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 42 बोलता है कि आर्टिकल नंबर 43 बोलता है कि कॉटेज इंडस्ट्री और जो कॉपरेशन है वो बढ़ाना है आप लोगों ने, ताकि जो वर्कर्स है उनको उनके भाई एटलीस्ट जो खाना चाहिए उनको वो तो मिल सके। आर्टिकल नंबर 48 एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में बात करता है, कृषि के बारे में बात करता है आपकी। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, केवल एक ही राज्य जहां पर में अभी लागू है, और एक राज्य है आपका जहां पर में विधानसभा ने पास किया है, वो है उत्तराखंड, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, केवल विधानसभा ने उसको पास किया है उत्तराखंड के अंदर में। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 48 एनिमल हस्बेंड्री और
जो है आप लोगों का एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है। ठीक है, 49 साल की उम्र में भाई कोई मॉन्यूमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप, कोई प्लांट पे नहीं तो जाके कुछ लोग होते पौधों पे, पेड़ पे जाके लिख देते हैं। ठीक है, वो पेड़ सोच रहा है भाई मैं क्या करूंगा तेरा। ठीक है, एक तो मैं जा नहीं सकता, अब उसके पापा से जाके बात करूं मैं, एक तो मैं जा नहीं सकता यहाँ पर, मैं मेरे ऊपर आके क्यों लिख रहा तू। ठीक है, जाके जाके लिखना है भाई, उसकी दीवार पे उसके घर पे जाके लिख। ठीक है, पेड़ पे जाके लिख दिया। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, पावर का बंटवारा 50-50 ऐसे याद किया था हमने। अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, शांति के साथ रहना आपने, 51 साल की उम्र हो गई है आप लोगों की। ठीक है, उसको सुरक्षा देना है आप लोगों ने। ठीक है, न्याय संगत और समाज सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है आपने शांति के साथ में। मतलब उम्र हो गई अब दोनों की यार, 51 हो गए दोनों। चलो सर, फिल्मों में लिखते हैं सब लोग पेड़ के ऊपर में। हाँ, उन सबको, उन सब लोगों को बताना आप लोग, जब जब पिक्चर देखो तो 49 आर्टिकल नंबर 49 का बताना उन लोगों को आप लोग। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, बीपीएससी का। देखो, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, पूरी एनर्जी लगाकर, पूरा एकदम जिस तरीके से भी आप लोगों को कर सकते हैं, जो जो चीजें आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, यस सर, आपने पढ़ाया था अब तक नहीं भूले। ओके, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो। एक ये गुरु दक्षिणा में आपसे मांग यहाँ पर मैं, हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, चैनल को जो है वो कर देना है आप लोगों ने, और नीचे में सवाल भी पूछना है आपने एक दूसरे से कमेंट के अंदर में, ताकि बच्चे जो है वो आंसर करें और आप सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों को याद हो जाए चीजें। देखिए यहाँ पर मैं क्या कहा गया है आप लोगों से, कि ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का जो गठन है आप लोगों का, वो आर्टिकल नंबर 40 के तहत किया गया है। तो एक ही जोड़ी 5 के साथ लगेंगी। अरे भाई एक ही जगह पे लगा, ये तो खत्म हो गया आप लोगों का शुरू होते से। और ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है एक्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के, समान नागरिक संहिता। ओके, ये भी खत्म हो गया, 44। बी की जोड़ी 1 के साथ लगनी चाहिए आप लोगों की, लेकिन बी की जोड़ी 3 के साथ में लगी है, ये भी खत्म हो गया। तो आंसर नन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने लगाया यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव आंसर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में आंसर क्या है आप लोगों का, ए बी सी डी दिया हुआ है आप लोगों को। पहले तो ए से बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, समान नागरिक संहिता 44 में होना चाहिए, 3 दिया हुआ है यहाँ पर में, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50-50। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, सी की जोड़ी जो है वो आपकी 3 के साथ लगनी चाहिए, सी की जोड़ी यहाँ पे नहीं लगी है, यहाँ नहीं लगी है, यहाँ नहीं लगी है, यहाँ लगी है, लेकिन वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, आपका अंतरराष्ट्रीय शांति, शांति के साथ रहेंगे 51 साल की उम्र में। ठीक है, डी की जोड़ी 4 के साथ लगनी चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है आप लोगों का। कृषि और पशुपालन, भाई देखो, एक बीज डालोगे, 4 बीज डालोगे तो 8 बीज हो जाएंगे, 4 बकरे बकरी पालोगे तो वो 8 बकरे बकरी हो जाएंगे। ठीक है, डबल। तो ई की जोड़ी 2 के साथ लगनी है। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि यहाँ आपका 1 नहीं है, 5 नहीं है वहां पर में। तो खत्म हो गया, आंसर ई के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता आपका। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था ये बता दो मुझे, सच्ची सच्ची से, कितने लोगों को समझ गया अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डीपीएसपी खत्म। अगर आप ऐसे चाहते हो पढ़ना ना, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को जरूर करवा दूंगा सारे के सारे। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ बीपीएससी ऑडिटर वाले का। ठीक है, बीपीएससी ऑडिटर का आपका ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप लोग। एक्चुअल क्वेश्चन आपका देखिए, बीपीएससी ऑडिटर प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन, बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन। 5500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग यहाँ पर में, अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड जो है आप लोगों का, कौन सा वाला उत्तर सही है ये आपको बताना था। ठीक है, समान नागरिक कोड 48 गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि 48 पता है आपको, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, कृषि और पशुपालन, और समान नागरिक कोड जो है आप लोगों का वो 44 में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो जहां जहां 1 है उसको काटो, 1 है, 1 है काटो। ठीक है, 1 है काटो, और उपर्युक्त सभी बोला, ये भी 1, ये भी है, इसको भी काट दो। ठीक है, आप लोगों से सही उत्तर का चयन करने बोला था, अच्छा असत्य बोला है ना, तो अभी इसको नहीं काट सकते हम लोग, अभी नहीं काट सकते भाई, क्योंकि असत्य बोला है, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों ने, तो ये गलत है। तो जहां 1 नहीं है उसको काटो, क्योंकि असत्य बोला है ना, तो असत्य मेल तो ये खा रहा है असत्य मेल। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल, आपको पता है
50-50 मतलब होता है पावर का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है आपका वो 45 में है, तो ये भी गलत हो गया आप लोगों का। तो पहला दो 1 और 2 होना चाहिए। देखो इसमें केवल 1 बोला, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गलत वाले पहचानने आपने। ठीक है, इसमें 1 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ओके, चलिए उसके बाद में आर्टिकल नंबर 49 बोल रहा है ग्राम पंचायत का गठन। भाई ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40 में दिया है। कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लोग कर लोगे ध्यान से तो आप लोग आराम से कर लोगे इसको। ये भी गलत है, तो 3 भी होना चाहिए आपका, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आंसर ये? क्योंकि 1 2 दिया है, तीसरा भी तो गलत है और चौथा भी गलत है, कार्य का अधिकार। भाई ये पंचायत वाला है, ये पंचायत का है वो। 4 भी गलत है, तो 4 भी होना चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद में समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये आर्टिकल नंबर कितने में दिया हुआ है आप लोगों को बताइए जल्दी से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था समान कार्य, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर जो है ये 39 में दिया हुआ है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन 45 में नहीं, 45 के अंदर में तो वो आपका वो शिक्षा को लेकर दिया गया है। ठीक है, कि 6 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा देनी है, पहले 6 से 14 था, फिर जब आर्टिकल नंबर 21 ए जोड़ा गया तो उसमें कुछ चेंज कर दिया गया कि बाल्यावस्था में भी शिक्षा देनी है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल नंबर 39 में दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, सारे गलत है। तो आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे गलत है, ऑल ऑफ दी अबव। कितना बढ़िया, कितने लोगों को अब समझ में आ गया, ये एटलीस्ट ये समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया कम से कम, ये बता दीजिए आप लोग, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग करते रहिए फ्रेंड्स, और जो है आगे बढ़ते रहिए आप लोग, जितने भी लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं मॉनसून सेल आप लोगों को चल रहा है 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। टीआरई 3.0 अब आप लोग नहीं खरीद पाओगे, जितने भी बच्चे जो टीआरई 4 खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग टीआरई 4 के लिए कर सकते हैं फ्रेंड्स, या बीपीएससी कर आप लोग जो है डी ट्रिपल एस भी करना चाहते हो, या आप लोग सुपर टेट करना चाहते हो, यूपी सुपर टेट या केवीएस के लिए भी आप लोग कर रहे हो पढ़ाई। ठीक है, तो आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। मॉनसून सेल 50% ऑफ आप लोगों का चल रहा है ऑल कोर्सेज के ऊपर में। लेकिन टीआरई 3 और टीआरई 3 का रिवीजन बैच अब हमने रोक दिया है, क्योंकि अब हम जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं उनके ऊपर में अब पूरा का पूरा ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, बताइए। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो लेक्चर ये क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। दिमाग में चिपक गया सर अभी, चलो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही करके भी आना है आप लोगों ने। 18 लोकसभा से 20 क्वेश्चन कराइए सर। बेबी कुमारी बोल रहे 18 से 20 क्वेश्चन करवाए, 18 लोकसभा से 20 क्वेश्चन कराइए। 18 लोकसभा से 20 क्वेश्चन, चलो ठीक है डन, करा दूंगा आपको, फिर बात है पगली। ठीक है, करा देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर में? ठीक है, तो ये आपका 91 नंबर का संविधान संशोधन था। ठीक है, 2003 में हुआ था। ठीक है, 15% जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, कल आप लोगों की फ्रेंड्स रिवीजन है आप लोगों का, जो इमेज वाला सेक्शन है उसका, तो प्लीज जितने भी बच्चे, मैं आप लोगों से, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा हुआ है टीआरई चाहे 4 वाले बच्चे हो, टीआरई 4 में भी आपको इमेज दिया हुआ है। ठीक है, तो वो इमेज वाला सेक्शन का प्लीज 6000 से ज्यादा क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनमें से मैं टॉप 100 क्वेश्चन की कल टेस्ट लेने वाला हूँ 11 बजे। तो सभी बच्चे जो है फ्रेंड्स 11 बजे एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, तो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, फिर बाद में 1 बजे आप लोगों का उसका वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा। विजय विश्वकर्मा बोल रहे हैं महादेव की सौगंध, जब मेरे उत्तरों की वर्षा होंगी तो अग्नि बरसेंगी। हाँ, विजय विश्वकर्मा पिछले बार महाभारत कब देखी थी आपने? वो महाभारत के डायलॉग्स, महाभारत में भी ऐसे ही बोल रहे थे। ठीक है, वो कर्ण ने बोला था महादेव की सौगंध, जब मेरे वाणों की वर्षा होंगी तो अग्नि बरसेंगी।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स आप सभी लोग। ठीक है, भारत और चीन के बीच संबंधों में मार्गदर्शन सिद्धांत बन चुके पंचशील पर वर्ष कौन से साल में हस्ताक्षर किए गए थे? पंचशील के ऊपर में बता दीजिए जल्दी से, पंचशील। और ये आप लोगों को करवाया हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका करवाया हुआ है पंचशील वाला। ठीक है, पंचशील इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का। ठीक है, पंचशील इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, 1954 के अंदर में साइन किया गया था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। पंचशील एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उनके बीच में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आप लोगों के इससे पूछा गया था आप लोगों का चंडीगढ़ टीजीटी के अंदर में। ठीक है, उससे पूछा गया प्रश्न आपका। उसके बाद में जो है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के। ठीक है, ब्लैंक के कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। ब्लैंक के कारण जो है सूर्य में बार बार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का आगे में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए आप सभी के सभी लोग। 6656 लाइक्स आपने कर दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर रहे होंगे सोशल आर्मी टीचिंग परीक्षा की। और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ब्लैंक में जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए, ये है आप लोगों का हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं? एक हीलियम बना रहे हैं। इसको फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन कहते हैं इसको, संलयन, फ्यूजन या संलयन। जब दो आपस में आके मिल जाते हैं उसको संलयन कहा जाता है, फ्यूजन। ठीक है, तो हीलियम बन रहा है, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन। जब अलग होते हैं उसको फिशन कहा जाता है, जब मिल जाते हैं और मिलकर हैवी एलिमेंट बनाते हैं उसको फ्यूजन कहा जाता है, संलयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं का एक हीलियम परमाणु में संलयन होना या फ्यूज होना, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? न्यूक्लियर फ्यूजन। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखेंगे। और कल आप लोगों की 6000 प्रश्नों में से टॉप जो 100 प्रश्न है उनकी पोल के साथ में क्लास होंगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने लाइव रहना है और पोल में देखना है कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। ठीक है, आप लोगों का स्कोर कितना आया है ये आप लोगों ने देखना है। कल 11 बजे जो है फ्रेंड टेस्ट है, और उसका वीडियो सोल्यूशन जो है आप लोगों को 1 बजे मिलेगा। तो सारे के सारे बच्चे तैयार रहेंगे, कल 1 बजे का अलार्म लगा लीजिए सभी के सभी बच्चे। और फिर मुझे बताना कि 100 में से आपका स्कोर कितना आया। मैं फास्ट एकदम कराऊंगा, आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन उसका, तो फास्ट हम लोग कल 100 क्वेश्चन करने वाले, सभी लोग 1 बजे भी आ जाएंगे। ठीक है, वो 6000 क्वेश्चन कहां पर में है? तो वो आपके ऐप के अंदर में इमेज वाला जो सेक्शन आपके लिए बनाया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट 6 महीने से हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लीज जो बच्चे सब्सक्राइब है वो प्लीज उसको पढ़ लेंगे, टीआरई 4 में भी दिया हुआ है वो। तो जो जो लोग करना चाहते हैं, अगर टीआरई 4 की पढ़ाई कर रहे हैं तो टीआरई 4 का वो कोर्स ले सकते हैं, उसमें इमेज सेक्शन मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बताइए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अपनाया गया? ठीक है, बताएंगे सभी लोग, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके ऊपर में एक 6 to 8 वाले, इसके अंदर में पूरा पूरा एक चैप्टर भी दिया हुआ है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करके पूरा मैंने पढ़ाया था इसको। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को जो है फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस के अंदर में इसकी घोषणा हुई थी कि हर मानव के पास में कुछ जो है ह्यूमन राइट्स है, हर इंसान के पास में कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं। तो ये आपका ह्यूमन राइट्स को लेकर जो है ये आप लोगों का हुआ था ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी जो है फ्रेंड 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय जो है मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने 1948 के अंदर में क्या किया था, इसी दिन 1948 में, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है आप लोगों का पूरा। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा 10 दिसंबर 1948 में हुई थी, और इसी दिन हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, 10 दिसंबर 1948 पेरिस के अंदर में उसकी घोषणा हुई थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, कि हर किसी के पास में क्या है, अधिकार है। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हम लोग जो है इसी दिन मनाते हैं,
10 दिसंबर को। तो आप लोग एक दूसरे से सवाल पूछोगे अभी कमेंट्स में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि एक दूसरे से आप लोग सवाल पूछोगे। 30 आर्टिकल से फ्रेंड्स इसके अंदर में पूरे के पूरे ये जो डिक्लेरेशन हुआ था आप लोगों का उसके अंदर में। और इसी के साथ में आपको बता दूं कि आज शाम में 7 बजे साइंस की मैराथन भी है। कुलदीप सर जो है वो रात रात भर बैठकर आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स साइंस के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसकी वो क्लास में भी आप लोग जरूर आइएगा। 7 बजे जो है वो मैराथन है पूरी की पूरी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही क्लास में, ठीक है। उस क्लास में जरूर जाइएगा 7 बजे। सर ने बहुत मेहनत से बनाई है। मैं पिछले कई दिनों से सर को देख रहा हूँ, रात में 3-3 बजे तक ऑफिस में जो है वो रुकते हैं और वहां क्वेश्चंस बनाकर जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। फिर सुबह आकर फिर से क्लास लेते हैं। तो बहुत मेहनत की है सर ने, ठीक है। 7 बजे आज उनकी क्लास है और ये क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले, ये याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर मैं बोला गया था कि विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग राइट फ्रॉम 21 से 18। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके जरिए आपकी जो वोटिंग की एज है उसको घटाकर, ठीक है, एक, एक 18 से 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले जो है 21 साल की उम्र के लोग ही वोट कर सकते थे, 21 ईयर्स के लोग। फिर बाद में उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। बताइए जल्दी से, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी चंडीगढ़ एसएसटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। और भाइयों और उन सभी की बहनों, ठीक है, आप देख सकते हो डायरेक्ट वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। डायरेक्ट वही क्वेश्चन, ओके। 26 जनवरी 1950 को ये एज थी 21 साल, लेकिन फ्रेंड्स आपका 21 साल से घटाकर क्या कर दी गई आप लोगों की, 18 साल कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है। तो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ओके। 1988 के अंदर में ये संविधान संशोधन आप लोगों का हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल कब किया गया, तो इसका इस्तेमाल किया गया था 1989 के चुनाव के अंदर में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। और यही क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, देख लीजिए आप लोग, अभी 10-15 दिन पहले एग्जाम हुई है आपकी, ओके। बिल्कुल, ओके। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, जिससे 21 साल की एज घटाकर 18 साल कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कौन सा अनुच्छेद था जिसमें संशोधन किया गया, ये क्लास में मैंने पढ़ाया, सपनों वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर में, ये रिवीजन बैच में भी उपलब्ध करा दी गई है। तो 326 में संशोधन करके इसको किया गया था फ्रेंड्स। और पहली बार इसका इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स किया गया आप लोगों का 1989 के चुनाव के अंदर में, लेकिन ये संविधान संशोधन हुआ था 1988 के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो ये एक बात थी। राजीव गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थे, आर वेंकट रमन जो है उस समय में भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। जिस समय में ये काम किया गया, राजीव गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थे, आर वेंकट रमन उस समय में भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये पॉइंट जो है आप लोगों ने याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो कई बार आप लोगों को जो है बता चुके हैं हम, लेकिन फिर भी उसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, आ रहा है। तो बिल्कुल, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा वाला जो एक आपका कंसेप्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मामले में उसको लाया था कि कुछ संविधान में कुछ ऐसी चीजें जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो संविधान में कुछ ऐसी चीजें जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, वो कौन से मामले में लाया गया था। 6,930 बच्चों ने लाइक कर दिया। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। चैनल को साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे आप सभी लोग। और जो लोग टीआरई 4 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, टीआरई 4 में टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग फ्रेंड्स नीचे में दिया गया नंबर जो है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। या टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो मौलिक ढांचा है, ठीक है, उसका सिद्धांत जो है आप लोगों का, तो वो केशवानंद भारती केस जो था उसके अंदर में आया था ये, ठीक है। केशवानंद भारती केस के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का ये। तो केशवानंद भारती केस जो है ये कौन से साल का है, ये ईयर आप लोग याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशवानंद भारती केस कौन से साल का था, ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1973 का ये आप लोगों की बात है, ओके। केशवानंद भारती केस का मामला जो उसका आदेश आया था 1973 में, इसमें बोला गया कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे
भारत एक संघ का जो है एक ग्रुप है, फेडरल स्ट्रक्चर, क्या उसमें चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या उसमें चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ मामले ऐसे हैं जिसके अंदर में चेंज नहीं किया जा सकता, वो मूलभूत ढांचा है। ठीक है, वो ढांचे में चेंज किया तो संविधान बिखर जाएगा। तो वो कंसेप्ट पहली बार किसने, कौन से वाले मामले में आया था? केशवानंद भारती मामले में। और मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं कि ये केशवानंद भारती केस के अंदर में जो ये वाला कंसेप्ट था ना, बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ये कंसेप्ट पाकिस्तान की संसद ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उठाया था, वहां से हमने कॉपी किया था। और आपको पता है पाकिस्तान ने अपना अपना संविधान चेंज कर दिया उसके बाद में। ठीक है, पाकिस्तान का ही संविधान चेंज हो गया। बट हमने वो उस चीज को, देखो जो अच्छी चीज मिले उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, वो नहीं संभाल पाए अपना, वो अलग बात है उनकी, लेकिन हमने उससे सीखा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश का जो है हवाला दिया, और हमने उसको अच्छे से लागू भी किया। उन्होंने नहीं कर पाए वो लोग, अलग बात है। तो केशवानंद भारती केस में जो है आप लोगों का फ्रेंड्स मूल ढांचे वाला सिद्धांत की जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका ईयर आप लोग मेरे को लिख देंगे कौन सा था। ठीक है, सभी के सभी लोग ईयर लिख देंगे इसका आप लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आज जो क्लास है आप लोगों की, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर में जो है इसमें आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ क्लास स्लाइड नंबर 134 के ऊपर में। आप लोगों का एक और क्वेश्चन है, ये देखिए आप लोग, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर शब्द जोड़ा गया? सेक्युलर शब्द कौन से वाले इससे जोड़ा गया था, ये आप लोगों को बताना है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे क्लास में से आया हुआ क्वेश्चन है। तो पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द हमारे संविधान के ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के जरिए। इसी को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो आप लोग आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 7000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है इसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 1976 में। ठीक है, इसी के तहत जो है मूलभूत कर्तव्य भी जोड़े गए थे हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज इसी के तहत जोड़ी गई। धर्मनिरपेक्षता शब्द भी इसी के तहत जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी को कहते हैं आप लोग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? प्लीज क्या आप लोग लिख सकते हो? हर एक बच्चा लिखेगा इसको, प्रॉमिस करो आप लोग, क्योंकि ये 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। ठीक है, सभी लोग लिखिए। सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जिसको आप लोग कई बार कह देते हो, लेकिन एक्चुअल में हमारी हिंदी वाली प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष बोला गया उसको। सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है एक ऐसा देश आप लोगों का, इसके पंथ निरपेक्ष इसमें जोड़ा गया आप लोगों का। एक और शब्द जोड़ा गया, सोवरेन शब्द आपका पहले से था। ठीक है, सोवरेन के बीच में सोशलिस्ट और सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। और साथ में एक और शब्द जोड़ा गया आप लोगों का, ठीक है, इंटीग्रिटी, ये वाला शब्द जोड़ा गया, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, अखंडता। तो 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से हैं मेरे साथ में अब लिखो आप लोग। ठीक है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। ठीक है, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर। ठीक है, और उसके बाद में इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया, इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए। हिंदी में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, लिखते जाओ आप लोग, पंथ, ठीक है, निरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया आप लोगों का अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ये 3 शब्द, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है इसमें आपका, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन। एक बार प्रियम्बल जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग फ्रेंड्स, प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन लेक्चर पूरा देखा होगा, क्या वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा? ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्लास में से पूछा गया क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली क्लास में से, हमारी क्लास में से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, बताइए। और जितने बच्चे हैं, जो बच्चों ने क्लास देखी है, वो बताइए कि ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आप लोगों को। एक बार कंफर्म जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो सके और आप लोग भी मोटिवेटेड रहे। बताइए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, ये कौन से देश से लिया गया है? क्या ये पढ़ाया नहीं आप लोगों को? ये क्वेश्चन आपका चंडीगढ़ एसएसटी में आया होगा डायरेक्टली, और इसी वजह से बोल रहा हूँ, जो टीचिंग परीक्षा के कोर्स से पढ़ेगा वो जॉब में आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आपका एक डिसीजन आप लोगों को कई जो है फ्रेंड्स आपके जीवन के अंदर में चेंज ला सकता है, पॉजिटिव चेंज ला सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, एक डिसीजन।
एक सही डिसीजन। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, हर कोई बच्चा। ठीक है, और एक दूसरे से सवाल भी पूछना है आप लोगों ने। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स आ गए आप लोगों के यहाँ पर में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट में यहाँ पर में आंसर कर दिया होगा। और आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की 9 बजे जो है वो करंट अफेयर की क्लास भी है। ठीक है, पेड क्लास के अंदर में, उसके अंदर में भी जुड़िए आप सभी लोग। और कल 1 बजे हम लोग जो 6000 क्वेश्चन में से जो टॉप 100 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम लोग करने वाले हैं। ये आज की क्लास की जो है फ्रेंड एक टेस्ट भी बन गई है आप लोगों की, जो आप लोगों को मिल जाएगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, फ्री कंटेंट के अंदर में। और जितने भी पेड क्लासेस है उन सभी के अंदर में भी डाल दी जाएंगी, फ्री कंटेंट वाले में भी डाल देंगे, और पेड क्लास में भी, कोई भी पेड क्लास आप चले जाइए उसके अंदर में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहां पर मैं ओपन रख देंगे उसको। जो पेड वाले बच्चे उन लोगों को तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जो बाकी के बच्चे हैं वो लोग जाकर उसको वहां से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर में मैं बताऊंगा कि आपके आने वाले जो बचे हुए दिन है उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। ठीक है, तो वो वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मैं जल्द ही वो वीडियो आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।